सेकंड लिस्ट की हमने मांग की थी, सरकार तैयार हुई है, सेकंड लिस्ट वो देंगे। बीपीएससी में जो शिक्षकों की बहाली हाँ, उसमें सेकंड लिस्ट शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर के, जबकि उन्होंने बयान वापस भी ले लिया था, माफ़ी भी मांग ली थी, खुद की निंदा भी कर ली थी, ये भी कहा कि आप लोग कह रहे हैं मुख्यमंत्री शर्म करो, तो मैं शर्म कर रहा हूँ। यहाँ तक जब सब बातें हो गई, इसके बावजूद सदन नहीं चलने देंगे, टेबल बेंच कुर्सी पीटेंगे, तोड़ेंगे, गार्ड को पीट देंगे, ये जो स्थिति भाजपा ने पैदा कल की, उसके चलते सदन नहीं चल पाया। और ये सारी बातें जो थी, ध्यानाकर्षण में कितना महत्वपूर्ण सवालों पे डिस्कशन होना था, पूरे बिहार में आउटसोर्सिंग कंपनियां जो स्कूलों में लग रही थी, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो इन तमाम मुद्दों को दरकिनार करते हुए, इसको ख़त्म करते हुए भाजपा जो है वो एक मुद्दा को लेकर के अड़ी रही। और उनकी जो बौखलाहट है, हम समझते हैं वो इसलिए नहीं बौखलाए हुए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का ये बयान आ गया। संदीप सौरभ जी, आपने बौखलाहट का जो कारण हम समझ रहे हैं कि बिहार सरकार ने जाति गणना का रिपोर्ट जारी कर दिया, रिपोर्ट सक्सेस हो गया, उसके बाद आर्थिक सामाजिक सर्वे का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, देश में एक मिसाल पैदा हुआ और 1 लाख से ज़्यादा संख्या में शिक्षकों की बहाली हो गई। ये बौखलाहट है बीजेपी की, जिसको वो लोग मुख्यमंत्री के बयान से ढकना चाह रहे हैं। बीजेपी के लोग भी कह रहे थे जो शिक्षक बहाली हुआ, उसमें गड़बड़ी हुआ, उसको सदन में उठाएंगे, उसको लेकर मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे। तो कल शिक्षा पे चर्चा थी, तो क्यों नहीं उठा दिए? क्यों लाता लाती कर रहे थे कल? क्यों मारपीट करने लगे? तो भाजपा की यही मानसिकता है, हिंसा, आक्रामकता, उल जुलूल बोलना, बिना मुद्दा के मुद्दा बनाना, यही उनका व्यवहार बना हुआ है। संदीप सौरभ जी, दिव्यांग लोग भी लगातार सड़क पे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, बहाली को लेकर नियोजित शिक्षक को पेमेंट नहीं मिल रहा है। देखिए, दिव्यांगों का जो मसला है या बाकी जो शिक्षकों अभ्यर्थियों का मसला है, उस मसले में आप समझ लीजिए कि मैंने विधानसभा में क्वेश्चन डाला था, सेकंड लिस्ट की हमने मांग की थी, सरकार तैयार हुई है, सेकंड लिस्ट वो देंगे। बीपीएससी में जो शिक्षकों की बहाली हाँ, सेकंड लिस्ट आएगी, उसका जवाब मैंने पब्लिक कर दिया है, लिखित में जवाब है, आप देख लीजिएगा, सोशल मीडिया में वो चल रहा है। दूसरी जो बात है नियोजित शिक्षकों का वेतन, ये बड़ा गंभीर सवाल है। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो वेतन मिलता है वो केंद्र सरकार का सर्व शिक्षा अभियान, उस पैसे से मिलता है। और सदन के अंदर माननीय वित्त मंत्री महोदय ने, विजय कुमार चौधरी जी ने इसका डिटेल रखा कि केंद्र सरकार जो है वो शिक्षकों को वेतन देने के लिए जो उनका हिस्सा है, उनकी जो जवाबदेही बनती है, वो उनको देना ही पैसा है, वो पैसा लंबे समय से नहीं दे रहे हैं। और जहाँ जहाँ जिन जिन राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है, उसके साथ केंद्र सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है और बिहार उनके निशाने पे हमेशा। बिहार में भी वही चीज़ हो रहा है, बिहार में वही चीज़ हो रहा है। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान का पैसा नहीं आ रहा है, जिसके वजह से टीचर का पेमेंट नहीं हो रहा है। कल जो अनुपूरक बजट आया है, तो शिक्षा विभाग का कहना है कि अगर केंद्र नहीं देगी तो हम बजट पास करवाए हैं, कल अनुपूरक बजट में करोड़ रुपए पास हुए हैं, वो पैसे फिर उनको दिए जाएंगे। के पाठक लगातार बच्चों पे भी कार्रवाई कर रहे हैं, जो शिक्षक घायल मिलते हैं उन पे भी के पाठक कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खराब कर रहे हैं। खराब क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं कि स्कूलों का निजीकरण करवा रहे हैं, स्कूलों में आउटसोर्सिंग कंपनी बिना कोई पारदर्शिता के, बिना आरक्षण रोस्टर के दे रहे हैं, ये खराब चीज़ है। कहीं पे आरक्षण नहीं लागू होगा, आपके यहाँ जो भी शिक्षा विभाग के अंदर जो भी मुद्दे हैं, उसमें माननीय शिक्षा मंत्री का रोल उन्होंने खत्म कर दिया है। तो ये विधायिका और कार्यपालिका में टकराहट होगी, तो ये बिहार के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब, तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो देखने से आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, ये कि आपकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो पक्का आने वाली है। यानी सेकंड मेरिट लिस्ट की बात विधानसभा में हुई थी, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो पक्का आएगी। ये बात हो गई पहली नंबर, जो कि कंफर्म हो गई कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और जल्द ही आने वाली है। दूसरी बात आपका ये देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण मोतिहारी। इसमें क्या निकला हुआ है कि आपको सभी अनुमंडल मुख्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रधान प्रभारी और महाविद्यालय, इंटर कॉलेज, 10+2 निजी विद्यालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी को ये बात भेजी गई है। किस संबंध में भेजा गया? तो संबंध उनका ये था कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस संबंध में, तो उपयुक्त विषय का अनुपालन क्या करना था कि इसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा, यानी जो अपना ये मतलब अध्यापक वाला, देखिए, विद्यालय अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु निर्धारित लिखित वस्तुनिध परीक्षा प्रतियोगिता संचालन हेतु सूचना अनुसार दिनांक 7/12/2023 से 10/12/2023 तक का जो है इनका प्लानिंग है। यानी 7 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर के बीच में ये पेपर लेने वाले हैं। यानी 7, 8, 9, 10 इन 4 दिनों के बीच में ये सारा पेपर ले लेंगे। मतलब 6 से लेकर के 12 तक का सारा पेपर जो है ये इन 4 दिनों में ले लेंगे। तो ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए।
और इस बात से ये नोटिस से हाँ तो फ्रेंड्स इस नोटिस से ये कंफर्म हो चुका है कि अब आपका जो पेपर है वो पेपर तो आपका 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ही होगा। बहुत लोग बोल रहे थे कि पेपर का डेट बढ़ जाएगा, फरवरी में पेपर होगा तो जनवरी में पेपर होगा, बहुत भ्रामित खबर फैलाया जा रहा था यूट्यूब पर। लेकिन अतुल प्रसाद ने इस बात को तय कर दिया है कि अब आपका पेपर जो है वो 7 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच ही होगा। तो आप लोग कोई लापरवाही ना बरतें पढ़ाई करने में, या फिर जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर ही लें आप, क्योंकि आपका इससे पेपर अडिग नहीं होने वाला है। 7 से 10 पर ही आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। भले ही फॉर्म आपके 25 तारीख तक भरे जाएंगे, लेकिन आपका 7 तारीख को ही पेपर होना है। ये दूसरी बात भी इन्होंने कंफर्म कर दी। तो पहली बात सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी ही आएगी, दूसरी बात आपका पेपर 7 से 10 तारीख के बीच में होना ही होना है। अब मैं जो आपका जो कट ऑफ है, जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कितना आना चाहिए कितना नहीं आना चाहिए, उस पर मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ये 1 to 5 में पिछले बार का कट ऑफ है। पिछले बार का यानी अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई थी उसका कट ऑफ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो आपको पता भी होगा कि जनरल में 67 नंबर, वहीं फीमेल जनरल में 57 नंबर, इसी तरह से करके अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग कट ऑफ्स आए थे। मिनिमम कट ऑफ 39 रखा गया था बहुत जगह पे, और मतलब वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उन्होंने मान रखा है कि 39 नंबर जिसका होगा उसको पास मान लिया गया है इसमें। तो ये सब चीज़ें थी। तो अब ये जानना है कि सेकंड मेरिट लिस्ट का कट ऑफ क्या होने का उम्मीद है। देखिए अगर मैं बात जनरल की करूं तो आप देख सकते हैं जनरल में 67 नंबर गया था, और डेट ऑफ बर्थ भी मैटर रखता है 1986। मतलब जितना सीनियर लोग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए उम्र में अगर आप 28 साल के हैं और आप कोई एक 29 साल का है, कोई एक 30 साल का है, तो जो 30 साल का है उसको पहले नौकरी दी जाएगी, फिर 29 साल वाले को दी जाएगी, फिर 28 साल वाले को दी जाएगी। उसी हिसाब से अगर पकड़ के चलें तो 1986 पर कट ऑफ बनाया गया है 67 नंबर में। यानी 67 नंबर पाने वाले जितने भी छात्र होंगे 1986 के बाद अब 1900 किसको दिया जाएगा, 87 को दिया जाएगा, 88 को दिया जाएगा, 89 को दिया जाएगा। इसी तरह करते जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होगा 1967 में उसको दिया जाएगा। फिर आएगा कट ऑफ गिर करके 67 से 66 पर, फिर 66 वाले में भी ऐसा ही किया जाएगा। जो सबसे सीनियर होगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद उसको इस तरह से करते कट ऑफ बनती है। तो 67 में अभी नहीं तो कम से कम 200 से बच्चे तो और ऐसे होंगे जो 67 नंबर पाए होंगे और जिनका डेट ऑफ बर्थ 1986 के बाद का होगा। तो पहले अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो पहले 67 नंबर वाले में ही जिसका 67 नंबर पाया होगा और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो पहले तो उनका होगा जिनका 67 नंबर लाने के बाद भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उसमें 100-200 लोग ऐसे होंगे ही होंगे, क्योंकि हर कट ऑफ पर बहुत सारे डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये कट ऑफ के बाद जो है आप 66 नंबर पर आएगा, फिर 65 नंबर पर आएगा, फिर 64 आएगा। इसी तरह करते सेकंड मेरिट लिस्ट बनेगी। तो मेरे हिसाब से कम अगर मान लीजिए गिरेगा तो इसमें 2-3 नंबर तो गिरने का उम्मीद रहेगा ही। यानी अगर किसी का 63 से ज़्यादा नंबर आ रहा है, किसी का 63 प्लस नंबर अगर आ रहा है, तो मेरे हिसाब से वो सेकंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम आ ही जाना चाहिए। तो 63 प्लस वालों का तो आ ही जाएगा, बाकी जनरल में। उसी तरह से अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग मार्क्स सेकंड मेरिट लिस्ट में जो है आएंगे नाम सामने उनके। लेकिन एक बात ये ध्यान रहे कि 39 नंबर जिनका भी कट ऑफ बना था उनका मतलब वही रहेगा, क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो आप अगर उतना नहीं पाते हैं तो फिर आपका नहीं हो पाएगा। तो 39 से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, 39 से ज़्यादा ही रहेगी, मतलब उतना ही रहेगा 39 तक। और जो बाकी बचता है और सब में अगर आपका कट ऑफ जो भी बना रहा होगा आपकी कैटेगरी में, उसमें 2-3 नंबर तक कट ऑफ गिरने की उम्मीद रहेगी। बाकी जो सेकंड मेरिट लिस्ट है वो जल्द ही जारी होने वाली है, 1 से 2 दिनों के अंदर में। जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में लोग जो मांग रहे हैं, एक तो हमें उसका डेटा नहीं आया है, तो वैकेंसी हमारे पता चलेगा कितने ड्रॉपआउट्स हैं, कितने डिस्क्वालीफाइड हुए हैं, तभी हम सप्लीमेंट्री आंकड़ा हमें पता चलेगा कितने हैं। तो उसका रिजल्ट हमारी पूरी टीम में थोड़ा पीछे जाएगा। उसके पहले जो आपने भी प्रश्न किया कि कई ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, जैसे हमारे असिस्टेंट इंजीनियर की परीक्षा है, उसका फाइनल रिजल्ट देना है, हमें एपीओ के है, हमारे AA का है, कई ऐसे और भी हैं जैसे अभी 69th पीटी का है रिजल्ट, उसके साथ सीडीपीओ का भी उसमें लगा हुआ है। उसके अलावा हमारे 68th का मेंस का रिजल्ट भी है। एपीओ का भी हम लोगों ने इंटरव्यू भी कंप्लीट करा लिया है, लेकिन अभी उसका रिजल्ट बनाना है। उसमें कुछ हमें मेडिकल कराने हैं दिव्यांगजनों का। तो इन सबको लेकर देखा जाए तो अभी हमारे कई ऐसे मामले हैं जो काफ़ी परिपक्व हो चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं, उनका हमें परीक्षाफल निकालना है। टीआरई 1 के वर्क प्रेशर के कारण से कार्य बोझ बहुत ज़्यादा था उसमें, इसके कारण से वो रुक गया। अब चूँकि टीआरई 1 का कार्य बोझ कम हुआ है, तो टीआरई 2 के कार्य बोझ आने के पहले हमारा प्रयास रहेगा कि हम जितने लंबित मामले हैं यथासंभव हम उनको चरणबद्ध तरीके से निकालते जाएं परीक्षाफल। सर ये जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई है, सर अभ्यर्थी जानना चाहते हैं सर कि आप कब तक दे पाएंगे। मैं जानता हूं सर आपके पास और अन्य विभाग हैं जिनकी परीक्षा आपने ली है, उससे सप्लीमेंट्री रिजल्ट का सर कब तक आ पाएगा, कोई समय सीमा तो होगी? देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट सबसे पहले तो निर्भर करेगा कि शिक्षा विभाग जो अपना प्रतिवेदन दे वो हमें बताएगी कि कितने अभ्यर्थी ड्रॉपआउट्स हुए हैं। मतलब ड्रॉपआउट्स का मतलब ये होगा जो मल्टीपल रिजल्ट्स वाले कितने अभ्यर्थी हैं जो एक ही जॉब करेंगे, दूसरा जॉब खाली करेंगे, इसलिए ड्रॉपआउट्स हो गए। उसके अलावा डीवी में भी कुछ लोग असफल भी होंगे, कुछ लोग उसमें भी अनुपस्थित रहेंगे।
कोई वार्ता हुई है कि कब तक ये करना है? शिक्षा विभाग से हमारी लगातार बैठक होती रहती है। जब से हम लोगों ने परीक्षाफल घोषित किया उसके बाद हमारी 2 बैठकें भी हो चुकी हैं उनके साथ। वो हमारी हमारी हमेशा बैठक होती रहेगी, तभी तो हम आगे काम कर सकेंगे। टीआरई 1 से भी संबंधित, टीआरई 2 से भी संबंधित सभी बैठकें हमारी होती रहती हैं। हमें जब तक वो आंकड़े नहीं आएंगे तब तक स्वाभाविक है कि मैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया या कोई भी समय सीमा नहीं दे सकता हूँ। लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा कि जब आंकड़े आ जाएंगे तो भी हमारे प्रायोरिटी में, चूंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं उसका परीक्षाफल अभी लंबित है, हमारी प्रायोरिटी में अभी वो ऊपर रहेगा। और टीआरई 1 का सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट होगा वो थोड़ा वेट करना होगा। सर एक सवाल ये है कि जो सर ये परीक्षा सर अभी इसका रिजल्ट आया था, जो सेकंड फेज की जो आपने बहाली ली है सर, ये आपने 25 नवंबर तक आवेदन का आपने समय दिया है। इसी भी सर दिवाली भी है, छठ भी है, एक महत्वपूर्ण सर छठ पूजा है। सर अभी तक मेरा सवाल है कि अगर आप 5 नवंबर से 25 नवंबर तक 20 दिन का समय दे रहे हैं तो सर क्या इतनी जल्दी हो पाएगा सर? क्या शिक्षा विभाग की तरफ से कोई दबाव निकाल के दे दीजिए ताकि हम एक रिजल्ट जारी कर सकें? सर थोड़ा समय तो कम बचता है सर, 5 से 25 नवंबर। देखिए, शिक्षा विभाग से ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम लोग खुद भी चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी करके इसमें परीक्षाफल हम लोग घोषित कर सकें समय रहते। आप जानते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा जो है जब हमको आयोजित करनी है तो हम लोग इसको जाड़ा में नहीं कर सकते हैं, ठंड में नहीं हो सकता। नहीं होने सकने का बहुत से कारण है। उसमें कुछ अभ्यर्थियों को भी असुविधा होगी, कुछ हमें भी बाहर से आएंगे, रात में रुकने में कठिनाई होगी, प्लेटफॉर्म पर रुकना पड़ता है तो उसमें कठिनाई होगी। दूसरा कि कुछ कलाचारी भी लोग हो सकते हैं जो जिसके कारण से जाड़े में मफलर है, टोपी है, स्वेटर है, कई तरह के मतलब कलाचार करने का उनकी संभावना बढ़ सकती है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए या तो हम अभी दिसंबर में कर लें, मतलब शुरुआत में ही मतलब, और नहीं तो फिर हम लोग फरवरी के बाद कर पाएँ। तो हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि हम लोग उसको दिसंबर में ही जल्दी करेंगे। 7, 8, 9, 10 का इसलिए हम लोगों ने औपबंधिक रूप से घोषित भी किया है तिथि। और ये हमारा, जैसे हम लोगों ने ये घोषणा औपबंधिक रूप से तिथि की घोषणा हम लोगों ने पहले कर रखा था। हमने विज्ञापन में के माध्यम से जो आवेदन देने के लिए हमने अधिक समय इसलिए दिया क्योंकि अभ्यर्थी अपना जो दस्तावेज है वो अपना आराम से बनवा लें और उसके बाद वो अपना जमा कर दें उसमें, इसलिए हम लोगों ने 25 तारीख तक दिया। लेकिन निबंधन जो है जिसके बेसिस पर हमें पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी इसमें आने वाले हैं, ताकि हम उसके हिसाब से अपनी तैयारियां करें, किस विषय में कितने अभ्यर्थी होंगे। इसकी तैयारी करने के लिए हमें आवश्यक है कि हमें उनका निबंधन पहले करा लें और उसके पहले ये सूचना हम लोग एकत्रित कर लें। वो हम लोग कर रहे हैं। अभ्यर्थी जो हैं वो देखिए कि अभी 2-3 महीना पहले उन लोगों ने जो परीक्षा दिया उसमें काफ़ी लोगों ने तैयारी किया ही है उसमें। और कुछ तो जैसे प्राइमरी में बीएड वाले लोग जो लोगों ने भी उसको दिया तो एक तरह से उनके लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट हो गया, क्योंकि उसमें तो उनका होना नहीं था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश था। तो एक तरह से उनके लिए भी प्रैक्टिस हो गया। तो मैं समझता हूँ कि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि दोबारा देंगे, उसमें उन लोगों की प्रैक्टिस पहले से है। उसके बावजूद जो नए अभ्यर्थी भी अगर आते हैं तो नए अभ्यर्थी को भी मतलब 1.5 महीना तो काफ़ी मिलता है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि उन्हें वही चीज़ पढ़ना है, वही चीज़ करना है जो वो बाद में जब शिक्षक बनेंगे तो जो पढ़ाएंगे या जो पढ़ा रहे हैं उनको वही जानकारी लेना है। उसकी जानकारी उसका सिलेबस के हिसाब से रहेगा। स्टैंडर्ड ऑफ कोर्स उसका स्टैंडर्ड वो रहेगा जो उनकी अपनी पात्रता अर्हता जो जैसे ग्रेजुएशन अगर जिसका है तो उनका स्टैंडर्ड जो होगा क्वेश्चन का वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। जो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है तो उनका स्टैंडर्ड होगा क्वेश्चन का पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। अगर हम कहें कि अगर फिजिक्स विषय अगर किसी को पढ़ाना है +2 में तो स्वाभाविक रूप से उसको +2 के विद्यार्थी से ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा उनका स्तर होना है, इसलिए हम पीजी लेवल का स्तर लेंगे। लेकिन फिजिक्स के टॉपिक्स जो रहेंगे वो वही रहेंगे जो वो 12th में पढ़ाएंगे। सर ये 70,000 पदों के लिए बाहर निकली है। पिछला जो हुआ था वो 1,70,000 पदों के लिए था। सर 50,000 पोस्ट लगभग वैकेंट रह गए। वो सर कब तक ऐड होना पाएगा? सर आपके कई बार जो परीक्षा हुई है आप सर लोग फॉर्म भरते गए और आपने जो है उसमें रिक्तियाँ आप जोड़ते गए। सर ये रिक्तियाँ जो 50,000 रह गई हैं जो वैकेंट पोस्ट है, सर क्या इसको ऐड करेंगे क्या इसमें? देखिए, कोई भी रिक्ति हम तभी ऐड कर सकते हैं जब शिक्षा विभाग और प्रशासनिक विभाग अपने अध्यादेश में उसको ऐड करने के लिए कहेगी। हमारे विज्ञापन में हमेशा रहता है कि घट बढ़ सकता है, वैकेंसी हमेशा देते हैं। अब पिछली बार आपने देखा भी होगा कि 68 में भी और 69 कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जाम में भी हम लोगों ने वैकेंसी को बढ़ाया था। जैसे जैसे आता है हम लोग बढ़ा देते हैं। परीक्षा होने के पहले तक तो कम से कम अभ्यर्थियों को मालूम होना चाहिए कि कितनी वैकेंसी हुई, तो वो हम लोग कट ऑफ डेट उसके हिसाब से रखते हैं और वही रखेंगे इसमें भी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वैकेंसी पिछले बार नहीं भरा जा सका क्योंकि अभ्यर्थी की संख्या ही काफ़ी कम थी, अमूमन कहा जाए कि लगभग 50,000 ऐसी वैकेंसी है जो कि अभ्यर्थियों की संख्या ही कम रहने के कारण से भरा नहीं जा सकता था, संभव ही नहीं था वो। तो वो मुझे उम्मीद है कि वो कैरी फॉरवर्ड होगा और वो टीआरई 2 में आना चाहिए। जब आ जाएगा तो हम लोग उसको भी घोषित कर देंगे। सर बस एक आखिरी सवाल आपसे है कि सर इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि सर किसी पे उंगली उठा देना बहुत आसान काम होता है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। सर आपको इसका पूरा श्रेय मिलता है। आपको हम सर ये बच्चे भी कहते हैं कि नहीं बहुत अच्छा काम किया। सर 8 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आपने पिछले दिनों एक लिस्ट जारी की थी जिसमें 12 लोग ऐसे थे जो दूसरे के स्थान में परीक्षा देते हुए पकड़े गए हैं। सर ये कहाँ से हो गया ये? देखिए, कोई भी अभी जैसे राम राज्य तो नहीं है कि अपराध मुक्ति रहेगा, कोई भी ऐसा स्थिति नहीं होता है। स्वाभाविक है कि जो अपने जो खुराफाती तत्व जो है कलाचारी है वो अपने कदाचार करने से बाज नहीं आएंगे। अगर सब कुछ अगर अच्छा रहेगा तब फिर मुझे कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आखिर वो लोग हैं तभी तो मेरी भी जरूरत है। अगर वो रहेंगे ही नहीं तो मुझे मेरी भी जरूरत नहीं है और पुलिस की भी जरूरत नहीं है। फिर तो आराम से लोग दें परीक्षा अपना चले जाएं। क्योंकि कलाचारी लोग रहते हैं और हम लोग मान के चलते हैं कि कुछ न कुछ लोग एलिमेंट्स इस तरह से आएंगे ही आएंगे और इसके लिए हम लोग एहतियात बरतते हैं, तभी तो पकड़े गए वो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ इस तरह के भी लोग अभ्यर्थी होंगे जो अपने दस्तावेज में भी गड़बड़ किए होंगे, करते हैं। और हम लोग मान के चलते हैं कि इतनी बड़ी परीक्षा में और जब नौकरी का इतने वर्षों के बाद ये नौकरी मिल रही है तो लोग बाई हुक और बाई क्रुक जिसको कहते हैं, ये इन प्रकार मतलब हिंदी सही हिंदी उसकी यही है, वो प्रयास करेंगे, कुप्रयास करेंगे। जितना हम लोग छांट सकते हैं अलग अलग लेवल पर, अलग अलग फिल्ट्रेशन लेयर पर हम लोग उतना छांटे गए। हम लोगों ने भी कुछ डीवी कराया, उसमें भी छांटा हम लोगों ने बड़ी संख्या में। फिर उसके बाद हम लोग जो मेरिट लिस्ट निकाले उसमें भी हम जानते थे कि उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे जरूर होंगे जो फर्जी करके आ रहे हैं। उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसलिए तो किया ही गया था, इसीलिए सशर्त ही हम लोगों ने परीक्षाफल दिया। वो छठे हैं, वो छटेंगे वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। अगर कोई उसके बावजूद कोई बच गया तो इसके बाद का भी एक लेयर है और ये योगदान के बाद का लेयर है जो वृहद अनुसंधान का मामला है, वहाँ भी छटेंगे। जब भी अभी तो हम लोगों ने ऐसी व्यवस्था कर रखा है कि हम अपना अभ्यर्थियों का जो डॉसियर जो होता है वो हम सॉफ्ट कॉपी देते हैं, सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देते हैं। ये परिपाटी हम लोगों ने पिछले 6-7 महीने 8 महीने से स्टार्ट कर दिया है। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो हम सॉफ्ट कॉपी डिजिटली साइन करके देंगे, एक तो वो प्रॉपर होगा, दूसरा कि उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग बायोमेट्रिक डेटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो हम देंगे।
वो सॉफ्ट कॉपी में दिया जा सकता है, उसका हार्ड कॉपी हो नहीं सकता है। तो वो सॉफ्ट कॉपी में जब बायोमेट्रिक डेटा देते हैं तो कोई भी सफल अभ्यर्थी अगर योगदान करके नौकरी भी कर रहे हैं, अब ये हो सकता है ना कि राम कुमार ने सारी परीक्षा दिया, सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राम कुमार ने किया और श्याम कुमार नौकरी पर करने के लिए पहुंच जाए, बिल्कुल संभव है। और ऐसी संभावना को ही ध्यान में रख करके ही हम लोगों ने जो डॉसियर जो है वो सॉफ्ट कॉपी में भेजना शुरू किया सॉफ्ट कॉपी में, जिसमें कि हम उसका बायोमेट्रिक डिटेल्स भी देंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अभ्यर्थी सफल होने के बाद नौकरी कर रहे हैं, उनका अटेंडेंस के समय मान लीजिए 1 महीना 2 महीना 3 महीना के बाद भी कभी भी अगर उनका बायोमेट्रिक से मिलान किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये तो फर्जी आदमी काम कर रहा है, तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दिया, आप उसे क्लिक करेंगे तो इससे आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में खुलेगा, कुछ तरीके से नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है, इसमें आप क्लिक करेंगे अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर रेफर कोड जो ऑप्शन पर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद एग्जाम करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर डिटेल नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड में वाला है जो ऑप्शन पर आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोई चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको डिटेल सही होगा तो सबमिट करके आगे बढ़ाइएगा। तो आप जो है जब इसे सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको इस तरीके से खुलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो है रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल कर लेना है, ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर 6 डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिटलॉकर का पासवर्ड कर लेना, डालना और नहीं पता तो पासवर्ड कर लेना। फिर यहाँ से आपको लॉक करके आगे बढ़ना है, फिर यहाँ पर डिजिटलॉकर आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं आपको लिंक करना है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देगा आपको मान लीजिए अपना। फिर यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट चुन करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी आपको अपना एक फोटो खींचना है, सेल्फी तरीके से, फिर आप सेल्फी करके आपको सबमिट करने के लिए यहाँ पे सबमिट करने के लिए जैसे आइकन पर यहाँ पे लीजिएगा, वो स्क्रीन पर यहाँ पे करके इस तरह से अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर क्लिक कर सकते हैं। तो जब आपने जहाँ पे सेंटर वहाँ पे लेके अपना अपलोड कर दिया, अपना फोटो करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से आपको कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आप जीरो बता दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो भी आप बता दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा, उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे मेल चुन लीजिएगा, यहाँ पे मेल जो मिलेगा, यहाँ पे मंथली आप चाहिए क्वार्टरली चाहिए, फिर उसके बाद अकाउंट इस तरीके से आप लिखिएगा कंफर्म, वो क्लिक करेगा कंफर्म, फिर यहाँ पे आधार नंबर लिख के वेरीफाई करना होगा, आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आने के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। इस तरीके से आप इस तरह से आप और नेक्स्ट करके आप